ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करती हूँ इन द चैनल ऑफ रिजल्ट क्रू 2.0। तो आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं 25 क्वेश्चंस जो हर एक एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अगर आप हमारे क्वेश्चंस उठा के देखो तो रेलवे ग्रुप में, चाहे आप ELP की बात करो, लोको पायलट की बात करते हैं, चाहे JEE की बात करते हैं, चाहे ग्रुप D की बात करते हैं, चाहे NTPC की बात करते हैं, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो कैरोसिन ऑयल है वो हल्का सा राइज कर जाता है जब हम लैट्रिन में उसको पुट करते हैं, है ना। नॉर्मल हम लैंप में जगाते हैं ना तो कैरोसिन ऑयल पुट कर देते हैं, है ना, तो वो हल्का सा राइज कर जाता था बत्ती के ऊपर, है ना। तो वो किस कारण होता था, कौन सा प्रोसेस था? ग्रेविटेशन था। ग्रेविटेशन होता है हमारा नीचे की तरफ, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है। सेकेंड है कैपिलैरिटी, और थर्ड है डिफ्यूजन, और फोर्थ है ऑस्मोसिस। तो याद रखना, जो हमारी जब अगर गैसेस की बात करी जाए, जैसे हम परफ्यूम छिड़कते हैं तो वो क्या है, डिफ्यूज होती हैं, ठीक है, वो डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस कहाँ होता है? जहाँ पे जैसे मान लो फिल्ट्रेशन करनी हो, है ना, फिल्ट्रेशन के लिए एक मेम्ब्रेन सी होती है, उसके अंदर क्या है, पानी इधर की तरफ या कोई भी लिक्विड है वो फिल्टर होना स्टार्ट हो जाता है। ऑस्मोसिस होती है हमारी कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण, एक में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक में कम होता है, उसकी वजह से क्या है, ऑस्मोसिस होता है। डिफ्यूजन हमने गैसेस में देखा है। और तीसरा है हमारे पास कैपिलैरिटी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, जो कैरोसिन ऑयल है जब हम बत्ती में डालते हैं तो बत्ती सी हल्की सी कैरोसिन ऑयल में क्या है, लेवल राइज हो जाता है। वो किसके कारण होता है? वो होता है कैपिलैरिटी के कारण। बस ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द एयरक्राफ्ट कैबिन एट द एल्टीट्यूड। ऊंचाई पर विमान के कैबिन के अंदर कितना दबाव होता है? इस सिमिलर बाहर के समान होता है, या लेस देन आउटसाइड बाहर से कम, या बात करते हैं बाहर से ज्यादा, या समुद्र तल से सामान्य दबाव। यहाँ पे ये चीज याद रखो, जैसे ही हम हवाई यात्रा करते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, जैसे ही ऊपर जाते हैं क्या होता है, हमारा प्रेशर क्या है, कम होता जाता है। इस वजह से क्या होता है, हमने एयरक्राफ्ट में प्रेशर ज्यादा रखते हैं, बाहर से ज्यादा रखते हैं, ताकि जो सवारियां हैं उसको क्या है, अनईजी ना फील हो। तो इस वजह से क्या है, जितना भी प्रेशर हमारे अंदर का दबाव होता है वो बाहर से ज्यादा होता है, मोर देन आउटसाइड, मोर देन आउटसाइड होता है हमारा। यहाँ पे क्या है, थर्ड आंसर है, आपको याद रखना है थर्ड, मोर देन आउटसाइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स कैन अ साउंड नॉट ट्रेवल। इनमें से कौन सा माध्यम में साउंड यात्रा नहीं कर सकती? साउंड की यात्रा के बारे में बात करी जाए तो साउंड क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। आज हम ट्रिक से याद कर लेते हैं साउंड हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है। अब अगर साउंड को मैं ये बोलूं कि अगर मधुर आवाज आए कानों में, है ना, तो क्या है, हमारी जो रूह है, जो हमारी सोल है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है ना, सोल को, आत्मा को शांति मिलती है ना। तो सोल से याद रखना है। अगर मैं ये बात करूं SOU से, साउंड याद रख लेना, और L जो पीछे लगा है सोल, ठीक है, सोल से याद रखना है, आत्मा की बात हो रही है। आत्मा हमारी तृप्त हो जाती है जब हम अच्छा सा गाना सुनते हैं, प्यारा सा मधुर आवाज में कोई गाना सुनते हैं, तो क्या है, सोल क्या है हमारी, साउंड क्या है हमारी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स है, ये चीज याद रखनी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अब बात कर लेते हैं किसमें ये साउंड हमारी ट्रैवल नहीं कर सकती। पहली बात तो इसको कोई माध्यम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। मतलब क्या है, अगर माध्यम नहीं होगा तो ट्रैवल नहीं करेगी जी। तो अब इसमें ऑप्शन देखिए, कौन में से माध्यम नहीं लग रहा आपको। अगर स्टील की बात करी जाए तो स्टील में क्या है, माध्यम है, इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अगर वैक्यूम की बात करी जाए तो इसमें कंफ्यूजन है जी, ठीक है, निर्वात में। अगर हवा की बात करी जाए, हवा में भी कण है जी, ठीक है। अगर बात करी जाए मिल्क की, मिल्क में भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे एटम्स हैं, परमाणु है, कुछ ना कुछ कण है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी, हमारे पास क्या ऑप्शन है, वैक्यूम में। वैक्यूम में क्या है, हमारी साउंड निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं जिसमें एनर्जी ट्रांसफर कर पाए, अपनी साउंड एनर्जी ट्रांसफर कर पाए। क्योंकि इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स या जो कण होते हैं ना, वो बेसिकली हिलजुल के उस चीज को ट्रैवल करते हैं ना। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए, तो वो क्या है, छोटे छोटे कणों को वाइब्रेट करेंगे। जैसे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होना स्टार्ट होंगी तो एक जगह से दूसरी जगह पे हमारे क्या है, साउंड ट्रैवल कर जाएगी। और साउंड क्या है हमारी,
ट्रैवल करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। सोल से याद रखना है, आत्मा से याद रखना है, क्या है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं। साउंड मूव्स थ्रू द एयर एंड रीचेज आवर ईयर्स एंड गिव्स अस, ठीक है, अगर साउंड हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचती है, क्या होता है, ठीक है जी, लाउडनेस ऑफ द ध्वनि की प्रबलता बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बोलते हैं, या बोलते हैं साउंड सेंसिंग, ठीक है, साउंड संवेदन बोलते हैं, या संगीत बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं साउंड सेंसिंग बोलते हैं जी, साउंड सेंसिंग, इसको साउंड सेंसिंग से याद रखना है, ठीक है जी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट द स्पार्किंग ऑफ द डायमंड। अगर डायमंड की बात करी जाए तो डायमंड हमारा हीरे की जो चमक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है ये योगदान नहीं देता, ये योगदान नहीं देता। अब बात करते हैं पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब की बात करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, कुल आंतरिक प्रतिबिंब में क्या हो रहा है कि जैसे ही लाइट उस मटेरियल के अंदर गई, वो बेचारी घूमती घूमती उसमें ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी, बार 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 रिफ्लेक्ट होती रहेगी। क्या हो जाता है उस वजह से, क्या है, हमारा हीरा शाइन करने लग जाता है, हीरा क्या चमकता है इस वजह से। तो याद रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पाई जाती है डायमंड में, हीरे में पाई जाती है। दूसरा है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड की बात करते हैं। हीरे का उच्च परिवर्तनांक, ठीक है, सॉरी मेरे को हिंदी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज बात करें हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाए तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको याद रखना है हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। हीरे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता कितना है, तो याद रखना है 2.4। कितना होता है, दैट इज 2.4 होता है हमारे हीरे का, ठीक है जी। अगर बात करी जाए डिस्पर्जन भी होता है, ठीक है जी, डिस्पर्जन भी यहाँ पे पाया जाता है। क्या होता है, व्हाइट लाइट आती है, जैसे ही वो 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है, मतलब स्कैटर हो जाती है, ठीक है जी। अब लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा गलत ऑप्शन है, नॉट करेक्ट पूछा, इनमें से कौन सा गलत है। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम नहीं है, हीरे का सबसे ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 2.4। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 4th, क्योंकि जो करेक्ट नहीं है, जो गलत है वो पूछा गया है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, वायु का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायु पूछा गया, ठीक है जी। अगर वायु की बात करी जाए, यहाँ पे अगर ऑप्शन सारे एक साथ है 1.03, 1.003, 1.03, 103, ठीक है। यहाँ पे याद रखना 3 पीछे है ना, तो 3 आगे 0 लगा दो, 3 पीछे है 3 आगे 0 लगा दो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया जी, 1.0003, ठीक है जी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, 4th ऑप्शन है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब कई बार होता है जैसे हमारी लाइट क्या है, एयर से वाटर की तरफ जाती है, एयर से वायु से पानी की तरफ जाती है, तो क्या है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। वो जैसे मान लो हम कभी देखते हैं सिक्का थ्रो करते हैं पानी में, है ना, तो मन्नत मांगते हैं, काफी सारी जगह में होता है मन्नत मांगना ना, तो कहते हैं सिक्का थ्रो कर दो, है ना, पानी में। क्या होता है जब नीचे ऐसे मुड़ के देखते हैं, अच्छा ये तो पास में ही है, एक्चुअली में वो पास में नहीं होता, वो हमें ऊपर दिखता है। क्यों है, हमारी लाइट क्या है, मुड़ रही है, वहां पे बेंड कर रही है, तो इमेज जो बन रही है वो ऊपर की तरफ, प्रतिबिंब जो बन रहा है ऊपर की तरफ बन रहा है। हमें ऐसा लगता है कि पानी का जो बिल्कुल नीचे है ना, जो स्थल है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, बस ये चीज़ लगती है। सतह जो पानी की है वो बिल्कुल, जो हमारा ग्राउंड है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ है, हमें ऐसा लगता है, बट एक्चुअली में उससे नीचे होता है, क्योंकि क्या है, उसमें क्या है, बेंड हो रहा होता है, प्रतिबिंब बन रहा होता है, वो ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ चीज़ याद रखनी है। और एक कई बार पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया तो 1.3 से याद रखना है, जो हमारे पानी का, ठीक है जी, 1.3, ठीक है। अगर ग्लास का पूछा जाए तो 1.5 के राउंड। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पाया जाता था, डायमंड का देखा था हमने, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कंडक्शन इन द लिक्विड्स अकर व्हेन, द्रवों में चालन होता है जब, ठीक है, कंडक्शन इन लिक्विड्स, है ना। अगर लिक्विड्स में हमने विद्युत धारा को पास करवाना है तो क्या चाहिए, विद्युत धारा को चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको, जहाँ तो आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव आवेश दे दो तो वो मूव कर सकता है। तो अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ही देखना है कौन से ऑप्शन में है, ठीक है जी। द स्पीड ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज स्टॉप्स, ठीक है, फेरो इलेक्ट्रिक टर्मिनल इज यूज्ड,
ठीक है जी, फेरो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल उपयोग किया जाता है। यहाँ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट, मोशन क्या है, गति है पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों की, तो वो है। यहाँ रेजिस्टेंस प्रतिरोध की बात हो रही है, प्रतिरोध इज कनेक्टेड टू द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, एक प्रतिरोध उपकरणों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है, अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, ठीक है, द्रवों की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है, लिक्विड्स में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हमारी बन जाती हैं, जैसे मान लो पानी के अंदर हम हल्का सा नमक डाल देते हैं, तो Na और पॉजिटिव ये आवेश और क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है। क्या है, ये क्या करते हैं, जैसे हमने विद्युत धारा को वहां से पास करवाने, तो क्या है, ये हेल्प करेंगे, क्योंकि आवेश क्या है, हेल्प करते हैं विद्युत धारा के, है ना। जैसे चार्ज मूव करेगा तभी तो हम उसको करंट बोलते हैं, तभी तो उसको विद्युत धारा बोलते हैं ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ टू रेजिस्टर्स हैव द सेम पोटेंशियल, अगर दो प्रतिरोधों की क्षमता समान है तो वो क्या है, ठीक है जी। तो पूछा है आर हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, विद्युत चुंबकीय है, आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, समानांतर में जुड़े हुए हैं, आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है जी, या आर कनेक्टेड इन सीरीज, या सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, अगर हमने रेजिस्टेंस से प्रतिरोध की बात करी थी, दो टाइप से कनेक्शन होते हैं हमारा, एक होता सीरीज में, एक होता पैरेलल में। सीरीज में हमने ये चीज देखी थी जी, सीरीज में क्या है, एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध के साथ ऐसे जोड़ देते हैं, ये होता सीरीज में। तो उसमें जो हमारा कुल प्रतिरोध बनता है तो वो क्या होता था, R1 + R2 होता था सीरीज में, है ना। इसमें क्या है, वोल्टेज इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, वोल्टेज इसकी सेम नहीं है, तो सीरीज तो हो नहीं सकता जी इसके आंसर, ठीक है जी। तो फोर्थ आंसर हमारा बिल्कुल ही रॉन्ग है, खत्म है, नहीं मानना, ठीक है जी। अगर पैरेलल की बात करी जाए, इन्होंने समानांतर की बात करी है, दो प्रतिरोध है R1 + R2, जो कुल प्रतिरोध बनता है हमारा RT टोटल R1 + R2 बनता है जी। और दूसरी बात याद रखना, यहाँ पे हम बैटरी कुछ लगाते हैं तो हमारे पास क्या है, इसके ऊपर भी V वोल्ट है, इसके एंड्स पे भी V वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, समानांतर में जुड़े हुए हैं, ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या आ गया, 9वां प्रश्न, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, विद्युत चुंबक क्या है, आयरन ओर है, सॉफ्ट आयरन ओर है, स्टील ओर है, निकल ओर है, या कॉपर कोर, है ना। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है, कोर की बात हो रही है, इसकी मतलब क्या है, सॉफ्ट आयरन जैसा लेते हैं ना। सॉफ्ट आयरन को जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा, तो वो क्या चुंबक की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। मतलब क्या है, वो जितने भी आयरन के जो फीलिंग्स होंगी उसको क्या है, अट्रैक्ट करना, चुंबक की तरह बिहेव करना। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से हटाया, वो बिल्कुल नॉर्मल जगह पे आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मटेरियल पूछा गया, ये बनता किसके है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, स्टील कोर, निकल कोर, या कॉपर कोर। यहाँ पे आज चीज याद रखनी है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सही, दैट इज सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है जी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या आ गया, व्हेन डिड द इंडिया टेस्ट द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, भारत ने पहला परमाणु बम किस परीक्षण कब करा गया, तो ईयर याद रखना है जी, प्राइम मिनिस्टर याद रखना है, दूसरी बात याद रखना है, ऑपरेशन को बोला क्या गया था। तीनों प्रश्न आते हैं, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है जी। पहला जो परीक्षण हुआ था, तो याद रखना है, पहली बात तो ये हुआ था 1974 में, ठीक है जी, जो हमारा सही आंसर है। दूसरा याद रखना है, ये हुआ परमाणु बम का जो परीक्षण हुआ था, वो पोखरण राजस्थान में हुआ था। और पोखरण जो भी जितने भी परीक्षण होते हैं, वो ज्यादातर क्या होता है, एक खाली जगह जो आसपास लोग कम रहते हो वहां पे होता है, ठीक है जी। और दूसरी बात पूछा जाता है, इसको ऑपरेशन किसको क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। स्माइलिंग बुद्धा कैसे याद रखना है, जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी शॉप्स में जाते हैं, तो क्या होता है, एक प्यारा सा मतलब लाइक ऐसे स्माइलिंग टाइप्स हम देखते हैं ना, ठीक है, एक फिगर होता है, तो उसको याद रखना है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की बात हो रही है, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन का नाम है, स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरी बात ये है, प्राइम मिनिस्टर पूछा जाता है जी, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर याद रखना है श्रीमती इंदिरा गांधी, ओके जी। अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और द मोर सेल्स आर कॉल्ड, ठीक है, दो या दो से अधिक कोशिकाओं नहीं, यहाँ पे सेल, यहाँ पे थोड़ा बायो पकड़ लिया इन्होंने, ठीक है, बायो को नहीं याद रखना यहाँ पे, ठीक है। सेल्स की बात कर रहे हैं, सेल्स में क्या होता है हमारे पास, अगर दो से ज्यादा सेल्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं जी, बैटरी, ठीक है। बैटरी हम नॉर्मली अपने घरों में भी देखते हैं ना, तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में ऐसा सिंबल बनता है, जैसे मान लो एक सेल यहाँ पे है, ठीक है जी, एक सेल यहाँ पे है, हमने ऐसे करके बहुत सारे सेल्स जोड़ लेते हैं, तो क्या होता है, बैटरी बन जाती है। इसको बोलते क्या है, बैटरी, ठीक है जी।
चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। ठोस के कणों के संबंध इनमें से कौन सा सत्य है, सही बताना है। दे मूव रैंडमली, ठीक है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। सेकंड है देयर आर द लार्ज गैप्स बिटवीन देम, उनके बीच में बहुत बड़ा अंतराल है। या दे आर कन्फिगर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। तो वो क्या है, कन्फिगर्ड मतलब क्या है, वो उनका सिस्टम एक पैटर्न में है, ठीक है, एक पैटर्न में जुड़े होते हैं। या होते हैं दे हैव अ मिनिमम अट्रैक्शन, उनमें एक सबसे ज़्यादा कम अट्रैक्शन होता है। याद रखना है, जो ठोसों की बात करते हैं, अगर ठोस के कणों की बात करते हैं, वो एक तो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में अंतराल बिल्कुल भी नहीं होता, तो उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही पास में है। तो ये चीज़ याद रखना है। हमारे पास क्या है, इसमें सत्या पूछा है, तो याद रखना है यहाँ पे सत्या क्या है, दे आर कन्फिगर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है जी। अंतराल उनमें लार्ज नहीं होता, कोई अंतराल होता नहीं, वो पास पास में ऐसे ऐसे करके जुड़ जुड़ के पैक्ड होते हैं ठोस में जो कण होते हैं, ठीक है जी। बहुत ही ज़्यादा कम अंतराल, अगर थोड़ा बहुत बचा तो ठीक है। और रैंडमली मूव कर नहीं सकते, इधर उधर मूव नहीं सकते, कर नहीं सकते क्योंकि है जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है जी, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, मैलिएबल की बात करिए, गुणवत्ता की बात करते हैं, ठीक है। द मैलिएबल रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ, ठीक है। अब नॉन मेटल की क्वालिटी है, धातु की क्वालिटी है, गैस की क्वालिटी है, नॉन मेटालिक कंपाउंड्स की क्वालिटी है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है, अगर मैलिएबल की बात करते हैं ना, क्या होता है कि हम जितना मर्जी उसको खींच सकते हैं, शीट्स में जितना मर्जी लंबा शीट्स खींच सकते हैं। तो याद रखना हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर तांबा मिलाया जाता है उसको हार्ड करने के लिए, ठीक है। सोने के अंदर क्या है, तांबा मिलाते हैं हम उसको हार्ड करने के लिए, उसको ऑर्नामेंट्स में या गहनों में यूज़ करने के लिए क्या होता है, उसको तांबा मिलाते हैं। अब आप ये सोच लो वो कितना नरम होगा, कितना ज़्यादा उसको शीट्स में खींच सकते हैं, कितना पतला कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट करा था तभी भी उन्होंने गोल्ड लिया था क्योंकि उसको क्या है, बहुत ज़्यादा पतली परत बना सकते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि किस में होता है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, मैलिएबल मतलब क्या है, धातु की बात हो रही है, मेटल्स की बात हो रही है, ठीक है जी, मेटल्स की बात हो रही है। ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने करी थी। यहाँ पे है युकावा, एसएन बोस हो गया, जेसी बोस हो गया और जे थॉमसन हो गया, ठीक है। और जब अगर बोस की बात करते हैं तो बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं, एक बोसॉन पार्टिकल्स के नाम का उन्होंने डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो बोस सर से तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर जे थॉमसन सर की याद रखनी है, कैथोड रे ट्यूब और इलेक्ट्रॉन का बात याद रखनी है, कैथोड रे ट्यूब और इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज करी, और एक कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। अब कई बार पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने बताया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश है ये किसने बताया, ये मिल्कमैन का एक्सपेरिमेंट है, उसने बताया था। या आप कई बार साइंटिस्ट का नाम पूछा जाए तो मिल्कमैन से याद रखना है, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ द एटॉमिक फोर्सेस, परमाणु बलों का सिद्धांत की खोज किसने करी थी, युकावा से याद रखना है, दैट इज हाइडेकी युकावा, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है हमारे पास 15th, जो क्या है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द लेमन। अब इन्होंने पूछा है पीएच पूछा है लेमन का, 7 का पता है हमें न्यूट्रल है, लेमन है एसिड, ये चीज़ पता चल गई। तो मतलब क्या है, 7 से कम होगा पीएच, ठीक है। अगर 7 से छोटा है पीएच तो ये है हमारे पास एसिड, इधर की तरफ एसिड आ जाते हैं, इधर की तरफ क्या आ जाते हैं, यहाँ पे बेस आ जाते हैं। और हमारा लेमन क्या है, बेस तो है नहीं, 9 तो हो नहीं सकता, 12 भी नहीं हो सकता, 7 से ज़्यादा है, 7 पे तो न्यूट्रल हो गया। अब रह गया हमारे पास सेकंड ऑप्शन 2, ठीक है जी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये हमारे सारे प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके प्रश्न है ये, ठीक है। और आगे भी आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा इनकी। अब क्या है, नेम द जर्मन केमिस्ट who ground elements into the trades in the 1817। अब इन्होंने क्या करा, जब जर्मन, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों के ट्रायोड बना दिए, ठीक है। अब उनके आधार में उनको बनाया गया। अब इन्होंने क्या करा, जैसे मान लो सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, अब पोटाशियम हो गया। इन्होंने क्या करा कि ट्रेड्स बना लिए, जो छोटे वाला है और जो बड़े वाला है, ठीक है, उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दी, जो बीच वाला है उसका द्रव्यमान आ जाता था, परमाणु द्रव्यमान आ जाता था। इन्होंने यही चीज करी, ठीक है। इन्होंने ट्रेड्स बना दिए, 3-3 के पेयर, 3-3 के सेट बना दिए, 3-3 के। अब लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटाशियम हो गया, ये ले लिए।
अब लिथियम और पोटाशियम को प्लस करके उसके द्रव्यमान को डिवाइड कर दिया, 2 के साथ एवरेज कर ली, तो क्या आ गया, सोडियम आ गया। ऐसे करके इन्होंने ट्रेड्स ले लिए। अब ये कौन सा साइंटिस्ट था, इन्होंने ये चीज पूछी। अब है जोहान्स न्यूजीलैंड बात करते हैं, हेनरी मोजले बात करते हैं, या डॉबरनेर की बात करते हैं, या मेंडलीव की। ठीक है जी, मेंडलीव के बारे में हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। इन्होंने क्या है, इन्होंने पीस के ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करा। अगर बात करी जाए डॉबरनियर ट्रेड्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डॉबरनियर ट्रेड्स भी बोला जाता है कई बार। इसका सही आंसर है हमारे पास डॉबरनियर ट्रेड। अगर बात करी जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो न्यूजीलैंड को याद रखना है। ठीक है, हमारे पास न्यूजीलैंड ने भी एक थ्योरी दी थी। चलो अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या आ गया, इनमें से, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन नोन एज लाफिंग गैस, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसको लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। NO के बारे में बात हो रही है, N2O5 के बारे में बात हो रही है, NO2 के बारे में हो रही है, या N2O से याद रखना है। हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है इसका सही, दैट इज N2O, N2O। ठीक है, ये लाफिंग गैस है। आप सोच सकते हो अगर लाफिंग गैस आ जाए तो मतलब क्या है, आप हंसते रहोगे। ठीक है, लाफिंग गैस। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, सॉलिड सब्सटेंस कॉमनली नोन एज अ ड्राई आइस, ठोस पदार्थ जिसके आमतौर पे सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। सूखी बर्फ से याद रखना है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा, जो हमारी हीमोग्लोबिन को बहुत प्यार करता है और हमारी डेथ का कारण बन जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुनी बालते हैं, जैसे कमरा बंद नहीं करना, क्यों कहते हैं घर वाले, है ना, क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, पैदा हो जाते हैं, हम क्या है उसको इनहेल कर लेते हैं, अंदर की तरफ खींच लेते हैं, सांस ले लेते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को जैसे ही अंदर लेके आएंगे, वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत प्यार रखता है, वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के ऊपर जाके स्टक हो जाएगा। क्या है, अब हीमोग्लोबिन के ऊपर स्टक हो गया, वो उसको बहुत ज्यादा प्यार है उससे, तो वो क्या है, ऑक्सीजन को नहीं आने देगा। कि किसका कारण बनेगा, डेथ का कारण बनेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं याद रखना। यहाँ पे याद चीज याद रखने वाली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारी क्या है, ड्राई आइस से नाम से याद जानी जाती है, या सूखी बर्फ भी बोला जाता है। ठीक है जी, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेट्रियम किसका लेटिन नाम है, किसका लेटिन नाम है, लिथियम का है, सोडियम है, रुबीडियम है, पोटाशियम है। अगर किसी को नहीं भी याद तो ये चीज तो हमें वैसे ही याद होगी। सोडियम को किससे लिखते हैं हम, Na से लिखते हैं, कैपिटल N और छोटा a। अब Na से याद रखो, नेट्रियम की बात हो रही है। अब नेट्रियम किसका लेटिन नाम है, ये हमारे सोडियम का है। बस ये चीज याद रखने वाली थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, इन द ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एजेंट इज प्रेजेंट। हमने ब्लीचिंग पाउडर को देखा डिसइंफेक्टेंट की तरह से भी यूज होता है। क्या होता है, इसके बीच में क्लोरीन गैस बड़ा काम करती है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है जी इसका फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसमें क्या है, जो हमारी बेचारी क्लोरीन गैस है ना, ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है। जब हमने कपड़े ब्लीच करने तो भी क्लोरीन गैस यूज कर रहे हैं। सोचो आप क्लोरीन गैस यूज कर रहे हो, है ना, है ना। अब यहाँ पे क्या है, आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया। अब आपको आंसर तो पता ही चल गया है। इसका सही आंसर क्या है, क्लोरीन की बात हो रही है, क्लोरीन की बात हो रही है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न क्या आ गया, अब इनमें से कौन सा क्विकलाइम भी बोलते हैं, किसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। अब बात करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड की बात हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड की बात हो रही है। यहाँ पे ये चीज याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम भी बोलते हैं। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्लास्टिक। अगर बात करी जाए प्लास्टिक्स में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो यूज होता है, ब्यूटेन की बात हो रही है, थाइलिन की बात हो रही है, क्रिप्टॉन की बात हो रही है, और अमोनिया की बात हो रही है। तो याद रखना है, यहाँ पे हमारे प्लास्टिक्स में यूज होता है इथाइलिन, इथाइलिन यूज होता है। ठीक है जी, इथाइलिन। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, गैलेना इज अ ओर ऑफ। अगर गैलेना का ओर का नहीं याद रखा कि, ठीक है, तो लेड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, कौन सा ओर किसका है। तो गैलेना से याद रखना है, Gal तक ही याद रखना है, गैलेना Gal। ठीक है, L पकड़ लेना, L किसका है, लेड का, और लेड को याद रख लेना है। हमारे पास क्या है ट्रिक इसका, अगर और नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, Gal को पकड़ना है, यहाँ पे L पकड़ लेना, लेड है। ठीक है, तो ये किसका और है, लेड का। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। अगर एल्यूमिनियम का और भी पूछा जाता है, इसका है बॉक्साइड, बॉक्साइड और है। ठीक है, A और B, AB से याद रखना है, एल्यूमिनियम का है बॉक्साइड। ठीक है जी, और आयरन का है हेमेटाइट। अब अगला 24वां क्वेश्चन आ गया हमारे पास। हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करें, बकमिनिस्टर फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की बात करते हैं। रुकिए, यहां पे हमारे पास क्या है,
फ्लोरीन की बात हो रही है, ठीक है। बकमिस्टर फ्लोरीन क्या है, एलोट्रोप है कार्बन का। इसमें देखा था हमने C60 है, इसको C60 भी बोलते हैं क्योंकि क्या है, कार्बन 60 कार्बन पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। अब दूसरी बात है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी पाया जाता है। ग्रेफाइट क्या होता है, हमारे नॉर्मल पेंसिल्स में यूज होता है, ये भी क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। डायमंड भी हमारा एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। क्यों, डायमंड कैसे फॉर्म होता है, अगर हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देते हैं तो क्या है, वो कोला क्या है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। अगर आयरन की बात करी जाए तो आयरन ही है, हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछा गया है, तो हमारे डायमंड को कट करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, हमारे पास सही ऑप्शन क्या है, हमारे पास यहाँ पे डायमंड की बात हो रही है। डायमंड हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है जी, दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्लिक ही नहीं हो रहा, चलो जी अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट विल बी रिमेन कांस्टेंट एट द एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस आता है, याद रखना है हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, आइसोकोरिक होता है, आइसोबारिक होता है, एडियाबैटिक होता है। तो याद रखना है हमारे पास इनमें से कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है। मतलब क्या है, ऊष्मा ना तो इधर जाती है, ना आप सिस्टम को कोई ऊष्मा देते हो ना लेते हो। तो यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ना प्रेशर कांस्टेंट रहता है, रहता क्या है, हीट कांस्टेंट रहता है। जैसे थर्मोफ्लास्क की बात करते हैं, उसमें क्या है, ना तो हीट बाहर जा सकती है ना अंदर जा सकती है। अगर आइडियल थर्मल की बात करते हैं, फ्लास्क की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन से जो 25 क्वेश्चन है जो हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके लिए हम लेके आए। ऐसे ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। सत श्री अकाल सारे नू, टेक केयर।